शूद्र और अतिशूद्र के विभाजन को इस तरह से बनाया जाए कि अपने समाज के 80 से 90% लोगों को हम गुलाम बना। ये मेरी, इसलिए उन्होंने आदिवासियों से, आज भी आप उनके पूरे विमर्श को देखेंगे तो आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठे, और ओबीसी की जातियां कंफ्यूज्ड है। वो हिस्टोरिकली, चाहे ऐतिहासिक संदर्भ में, चाहे सामाजिक संदर्भ में, चाहे आर्थिक संबंध में। पहले ये लीगल डिस्क्लेमर है, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे जो भी बातें होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं या जो भी प्रेजेंटेशन होती हैं, इनका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना है। आज 21वीं सदी है और भारत का एक बहुत बड़ा जो समूह है, ग्रुप है, जिसे कि हम ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से जानते हैं। जब भारत में जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में, तो तब जातियों के अनुसार गणनाएँ हुई थीं, और फिर अभी जब देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद से जातियों के आधार पर गणनाएँ नहीं हुई। तो जो हमारे पास डेटा एक्चुअली में अवेलेबल थी, उसके हिसाब से ऐसा देखा गया कि भारत में जो अदर बैकवर्ड क्लास है, वो 50% से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में पूरे देश की जो दशा है, दिशा है, वो डिपेंड करती है अदर बैकवर्ड क्लास पे, क्योंकि पूरा का पूरा देश का 50% से ज़्यादा जो जनसंख्या है, वो पूरे देश की दशा और दिशा तय करती है। ऐसे में आज हम देखेंगे कि जो ओबीसी है वो आज़ादी के 75 साल बाद कहाँ खड़ा है, क्योंकि पिछले 1000 साल का जो सिनेरियो रहा है उसमें हमने देखा है कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी, उस समय हालाँकि ये शब्द नहीं थे, ये आज़ादी के बाद शब्द लाए गए हैं। तो ये पूरा का पूरी जो कम्युनिटी थी हमेशा से हाशिए पे रही, हमेशा से इनको सताया गया, दबाया गया, इनको शूद्र कहा गया, अतिशूद्र, अंत्यज कहा गया। तो और इनके एजुकेशन का अधिकार छीन लिया गया था, सामाजिक इनका जो ढाँचा था वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था, बद से बदतर कर दिया गया था। तो ऐसे में हमारे पास स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हैं, और उनसे हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए हम सीधे स्पेशल गेस्ट हमारे आ चुके हैं, इनसे हम जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज आज़ादी के 75 साल बाद कहाँ खड़े हैं। जी, डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है रैशनल वर्ल्ड पे। बहुत-बहुत धन्यवाद। साइंस जर्नी आपके इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको भी धन्यवाद, और आपके सभी श्रोताओं और साथियों को भी शुक्रिया। जी, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो हमने इतने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और जो भी जो फीडबैक्स आते हैं उसमें ऐसा देखा गया कि देश की आधी से भी ज़्यादा जनसंख्या जो अदर बैकवर्ड क्लास में आती है, और उनमें से ज़्यादातर लोग धार्मिक होते हैं। अगर उन्हें जब भी हम बताते हैं, रैशनैलिटी, तर्कशीलता की बातें करते हैं, जब हम ग्रुप्स में इस तरह की चर्चाएँ छेड़ते हैं, तब ऐसा देखा जाता है कि एक विरोध झलकता है। उन्हें शायद तर्कशीलता, रैशनैलिटी ऐसी चेतनाएँ उनके मन में नहीं जागृत होती है। ऐसे में आप इन्हीं में से आने वाले एक समुदाय से हैं, तो मेरा ये मैं जानना चाहूँगा, मेरा एक सवाल है कि मैंने देखा है कि भारत में अगर जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम जब 4 कैटेगरी में भारत को डिवाइड कर देते हैं, जनरल वर्ग, ओबीसी, एससी एंड एसटी। तो इसमें जो जो ओबीसी हैं, एससी, एसटी हैं, ऐसा देखा गया कि जो जनरल वर्ग है वो हर संसाधन पे, सत्ता पे, हर जगह उसका कब्जा भी है। और वो भारत में जितने भी मुद्दे हैं उनमें से ज़्यादातर मुद्दों में वो एक साथ आ जाते हैं, जो जनरल वर्ग है। लेकिन ओबीसी, जो कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है, एससी, एसटी, ये लोग किसी भी मुद्दे पर एक साथ नहीं आ पाते हैं। इवन देखा गया कि जो प्रतिनिधित्व का मामला है ओबीसी का या एससी, एसटी का जो प्रतिनिधित्व का मामला है, इसके खिलाफ पूरा जनरल वर्ग जो 10%, 15% है, वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ विरोध भी करते हैं। जबकि अभी उन्होंने जो एक सुदामा कोटा की जो हम बात कहते हैं, या ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की जो बातें हैं, उस पे भी सारे एससी, एसटी, ओबीसी उनके खिलाफ नहीं जा पाते हैं। तो मेरा यहाँ पे ये प्रश्न है कि जो अ अ, ओबीसी वर्ग है या जो पूरा बहुजन वर्ग है, ओबीसी, एससी, एसटी, वो किसी भी मामले में एकमत
नहीं हो पाते हैं, इनकी क्या वजहें हो सकती हैं? जी। जी, बहुत अहम सवाल है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जैसे मैं इस पूरी बातचीत का इस सवाल का जवाब इस तरह से देना चाहूँगा जिसका आधार मेरी अपनी समझदारी हो। श्रोताओं में जो लोग सुन रहे होंगे उनकी कुछ राय अलग भी हो सकती है। इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर ले रहा हूँ और हम जो अपनी समझदारी की बात करते हैं, हम लोग जब तार्किक होने की बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो हम साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमारी समझदारी जो आज है वो आखिरी नहीं है, ये हर्फ आखिर नहीं है। हम अपनी समझदारी को लगातार तर्क की कसौटी पर, चेतना की कसौटी पर कसते रहेंगे। तो अभी हम इसमें और चीजें खोजने और ऐसे ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने के लिए लगातार पढ़ते और समझते रहे। फिलहाल मेरी जो समझदारी वो ये है कि जैसे हम ओबीसी कहते हैं, मतलब खासकर कल्चरल कैपिटल एक टर्म है जो वर्ल्ड कम्युनिस्ट थियरी में अंतोनियो ग्राम्सी ने हेजेमनी का एक कॉन्सेप्ट दिया। हेजेमनी, वर्चस्व, उसका एक टर्म काम चलाऊं ढंग से आप उसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। किसी चीज का नियंत्रण, वर्चस्व, सत्ता के सबसे शीर्ष पर रह करके उसको अपने नीचे की चीजों को नियंत्रित कर ले, हेजेमनी, वर्चस्व। उसमें अंतोनियो ग्राम्सी एक टर्म का प्रयोग करते हैं, कल्चरल हेजेमनी। और कल्चरल हेजेमनी का जैसा आप भारतीय संदर्भ में अगर उसका विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि इस देश में एक वर्ग ऐसा रहा जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक हर संदर्भ में वर्चस्वशाली स्थान पर रहा, काबिज रहा, अपनी श्रेष्ठता या मेरिट के दम पर नहीं, अपने नेक्सस, अपने चालाकी, अपनी चालाकी के दम पर। चालाकी मैं क्यों कह रहा हूं, उसका एक उदाहरण ये दे देता हूं कि इस देश में दैवीय उत्पत्ति का, राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो आया है, दुनिया में भी है लेकिन भारत में उसका संदर्भ ये है कि राजा को प्रजा पर शोषण और जब शासन करना था तो उसने खुद को मजबूत बनाने के लिए, और वर्ग संघर्ष ये उनके बीच का भी, एक व्यक्ति को कहा कि ये जो पुरोहित है हमारे दरबार में, ये उस देवता का रूप है। तो पुरोहित ने राजा के लिए जनता से कहा कि ये देवता का अवतार है धरती। तो दोनों ने एक दूसरे को पुष्ट कर दिया, दोनों ने मिल करके राज किया। तो शासन का एक चरित्र ये रहा है। इसीलिए चाहे वो मौर्य वंश के बाद का इतिहास पढ़ें, फिर कभी उस पर बात करेंगे, और लेटेस्ट में बाद में आए तो शिवाजी का एक उदाहरण आपको मिलेगा कि शिवाजी के राज्याभिषेक को लेकर के क्यों विवाद हुआ। कहना मेरा ये कि वर्चस्व एक तालमेल से बनता है, गठजोड़ से बनता, और चूंकि हितों का साझापन था इसलिए भारत में जो वर्चस्व, हेजेमनी क्रिएट हुई राजा और पुरोहित की, जो दुनिया में भी इसी तरह से काम करती है, चर्च, पोप, पादरी और वहां के राजा की, लेकिन भारत में वो नेक्सस कल्चरल ग्राउंड पर मजबूत हो गया और उन्होंने जाति व्यवस्था जैसी एक ऐसा प्रक्रिया दे दी। उस प्रक्रिया में पूरे समाज को 4 भागों में उन्होंने बांटने की ख्वाहिश। अब मैं क्यों कह रहा हूं ख्वाहिश, अब मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ओबीसी को लेकर के, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने 4 भाग में बांटने का ये जो काम किया, ये आरोपित काम है। भले उन्होंने धर्म में व्याख्याएं दी, और आपका चैनल, चूंकि वो तो आप इतना शानदार काम कर रहे हैं, आप बाकायदे प्रमाण के साथ, मैं देखता रहता हूँ बीच बीच में कि किस ग्रंथ में क्या लिखा है, कैसे उन्होंने किस चीज को एलोबरेट किया है, ये काम आप बहुत शानदार तरीके से कर रहे हो, लोग आपको बहुत सुनते हैं। जी, शुक्रिया। हाँ, आप गौर करेंगे कि उसमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। अब एक रोचक वाकया बता दूं तथागत भाई, जी। कल मेरे पास एक फोन आया, वो बच्चा बीए फर्स्ट ईयर का था। अब मेरा मन हुआ कि मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर लगाता, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा जाने दो। जैसे उसने बहुत पहला ही सवाल जैसे उस टाइप के बच्चों का होता है कि आप सनातन विरोधी क्यों हैं, आप हिंदू विरोधी क्यों हैं। तो मेरा पहला ही सवाल उनसे पलट के होता है कि सनातन का मतलब और हिंदू का मतलब समझा दो, क्या है, किस किताब में कहाँ क्या लिखा है। तो तार्किक बात हो नहीं पाती है। उसने कहा कि मैं मौर्य हूं, जबकि मैं जानता हूं वो मौर्य था नहीं, लेकिन मुझसे बात करना तो वो कहा कि मैं मौर्य हूं और मैं तो हिंदू हूं। तो मैंने कहा कि कैसे पता चला कि मौर्य होकर के तुम हिंदू हो, इसका जवाब दो। तो कहा कि हम 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आप भी यादव हैं, मैं मौर्य हूं, हम दोनों हिंदू हुए। तो मैंने कहा कि ये जो 4 विभाजन है इसको मानते हो। तो उसने कहा हर हिंदू मानेगा। तो हमने कहा इन चारों में से हम और तुम भी ओबीसी, मैं भी ओबीसी, हम दोनों क्या हैं? ब्राह्मण हैं? कहा नहीं। कहा क्षत्रिय हैं? कहा नहीं। हमने कहा कि वैश्य हैं? तो कहा नहीं। हमने कहा फिर क्या है? शूद्र हैं? कहा नहीं वो भी नहीं है। हमने कहा फिर क्या है? कहा हम हिंदू हैं।
तो हमने कहा इसका मतलब जितने हिंदू हैं उनको वर्ण व्यवस्था यानी 4 वर्णों का विरोध करना चाहिए। तो क्या नहीं, वो तो कर्म के आधार पर बना है ना। तो फिर मैंने उससे पलट पूछा कि आप क्या करते हो, तो कहा मैं बीए फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ और हिंदू युवा वाहिनी का गोरखपुर का एक वो हूँ, सदस्य हूँ। हमने कहा तुम मौर्य होकर के अपना पुश्तैनी पेशा क्यों नहीं कर रहे, खेती बाड़ी का, सब्जी उगाने का, कुशवाहा मौर्य, और मैं अहीर होकर के दूध का व्यापार क्यों नहीं कर रहा। हम दोनों पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। तो अगर कर्म के आधार पर होगा तो लक्ष्मण यादव, डॉक्टर लक्ष्मण यादव शूद्र होंगे कि ब्राह्मण होंगे, तो कहा कर्म के आधार पर तो आप ब्राह्मण हैं। मैंने कहा आप भी पढ़ाई लिखाई के काम में हो, तो कर्म के आधार पर आप क्या हुए, तो कहा मैं भी ब्राह्मण हुआ। तो हमने कहा सही है, तो कहा हाँ एकदम सही है। मैंने कहा कि तुम्हारी हिंदू युवा वाहिनी में जितने ब्राह्मण और ठाकुर होंगे, एक बार उनसे पता कहना कि मैं गौरव मौर्य और डॉक्टर लक्ष्मण यादव ब्राह्मण है, क्योंकि कर्म इनका पढ़ने पढ़ाने। तो हंसने लगा, इधर बताने लगा। कहा कि अभी आप एक लेटेस्ट थ्योरी आई है, E=mc² नहीं है, वो Om=mc² है। मैं हंसने लगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा तुम्हारे अथाह ज्ञान के आगे मैं नतमस्तक हूँ। तथागत मैं यहाँ से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ओबीसी का विमर्श जो है ना, जो बात मैं कह रहा था ना कि हो सकता है आप मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन यही है, ओबीसी की कुछ चीजों को आदिवासी तबके से जोड़ कर देखा जाना। आप अगर वर्ण व्यवस्था को कहेंगे तो मेरा मानना यह है कि चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो ओबीसी हो, ये जो हेजमनी में बैठे लोग थे ना, शासन करने वाले, उन्होंने इस देश के कमेरा लोगों पर ये वर्ण व्यवस्था आरोपित की। इसलिए ओबीसी और आदिवासी ये दोनों इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठते। अब इसमें मैं और इसको समझाता हूं कैसे। डॉक्टर अंबेडकर ने हूअर शूद्रा किताब, और उस किताब का जो बेस पॉइंट है वो ज्योतिबा फूले की थ्योरी, गुलामगिरी वाली। और ज्योतिबा फूले थ्योरी देते हैं कि जितने लोग यहाँ पर क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय शब्द खत्री खेत से बना, क्षत्रप खत्रप, वो एक थ्योरी देते हैं। और वो ये कहते हैं कि जो शासन करने वाली जातियां रहेंगी, और वो शासन करने वाली जातियों में केवल ओबीसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर वो मौर्य है, शाक्य वंश है, मिहिर प्रतिहार गुर्जर वंश है, यदुवंश है, उसी के साथ आदिवासियों का गोंडवाना लैंड है, भीलवाड़ा है जिसमें भीलों का शासन था, गोंडवाना गोंड का शासन था। तमाम जातियां जो आज शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और ओबीसी में है, ये तो शासक जातियां रहेंगी। और अगर इनके शासक रहे हैं तो ये शूद्र कैसे हो गए, और क्यों मैं इनको। यहां से मुझे एक सूत्र दिखता है कि वर्चस्व में रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य देखिए इस तरह से बहुत पेच में नहीं रहा, पेच में वो रहे ब्राह्मण क्षत्रिय, और उसमें भी खासकर ब्रेन ब्राह्मण का। इन्होंने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए जानबूझकर इन कमेरा मेहनतकश जातियों को किसी को अछूत बना दिया। और आप याद रखिए, उत्पादन प्रक्रिया में जितने भी लोग हैं जिन्हें आप शूद्र और अतिशूद्र की थ्योरी में अगर आप फूले की माने, तो फूले तो ये कहते हैं कि भाई ये विदेशी लोगों के सामने जो झुक गया उसे उन्होंने जनेऊ पहना के अपना बना लिया, द्विज बना लिया, तो वो एक तरफ के हो गए। और जो झुका नहीं, लड़ गया, अड़ गया, उसे उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र में तिरस्कृत करने। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर और फूले इस वाले शूद्र और अतिशूद्र वाले विमर्श में ये थ्योरी देते हैं। और मैं कई बार इस थ्योरी से सहमत होता हूँ। और सछूत शूद्र और अछूत शूद्र वाली डिबेट में आते हैं हम फिर कि भाई जिनसे काम नहीं चल बिना छूत के, तो उन ओबीसी जातियों को उन्होंने अछूत नहीं बनाया, क्योंकि भाई कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, सब्जी पैदा करने वाला और जो खेती का काम करने वाला, मकान बनाने वाला, इन सबको छूना पड़ेगा। उत्पादन करने वाले को हम एक ढोंग रच सकते हैं कि भाई तुम खेत में काम कर रहे हो, तुम मैला ढो रहे हो, तुमको हम अछूत बना देंगे, वहां चल जाएगा। कुछ लोगों को अछूत नहीं बना देंगे। लकड़ी से कुमार ने कोई मिट्टी से बर्तन बनाया तो उसका इस्तेमाल करना, हालांकि तर्क से ये फिट भी नहीं बैठता। भाई मान लो एक अछूत ने एक इमारत बनाई, तो उसमें भी तो उसका हाथ लगा, जिसमें कल को तुम पवित्र होकर के रहने गए तो तुम भी तो अछूत हो गए। तो तर्क से तो ये मतलब नहीं फिट होगा, वो कुतर्क ही है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की समाज में शूद्र और अतिशूद्र के विभाजन को इस तरह से बनाया जाए कि अपने समाज के 80 से 90% लोगों को हम गुलाम बना। ये मेरी, इसलिए उन्होंने आदिवासियों से, आज भी आप उनके पूरे विमर्श को देखेंगे तो आदिवासी इस वर्ण व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठ। और ओबीसी की जातियां कंफ्यूज्ड हैं। वो हिस्टोरिकली, चाहे ऐतिहासिक संदर्भ लें, चाहे सामाजिक संदर्भ लें, चाहे आर्थिक संबंध लें, इन तीनों संदर्भों में आप ओबीसी को शूद्र कह देंगे
तो आपका पूरी थ्योरी गड़बड़ा जाएगी। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप पूरा मौर्य वंश, मगध साम्राज्य, सम्राट अशोक, अरे भाई शासन है उसका अखंड भारत, उनकी तलवार में इतना दम है कि मतलब ठीक ठाक उसका असर आज तक महसूस होता है। प्रतिहार, गुर्जर वंश, यदुवंश, भीलवाड़ा, गोंडवाना, इसका मतलब कोई शासक था, उसे किसी ने गुलाम बनाया। मेरी थ्योरी है ये जितनी ओबीसी जातियां जो लैंड ओनरशिप है, पशुपालन, कृषि, चरवाहा समाज, उत्पादन करने वाली जातियां, श्रम करने वाली जातियां, उनमें जो सबसे मूल में था उन्हें उन्होंने अछूत कर दिया। तो दो वर्गों में उसे बांट दिया, एक अछूत एक सछूत। मेरा मानना यह है कि मैं ये मानता हूं कि वर्ण व्यवस्था की इस चतुर्वर्ण व्यवस्था में ये फिट नहीं बैठ रहे। ये ऊपर से आरोपित की गई एक थ्योरी है ताकि हम इस पूरे समाज को गुलाम बना सके। इसलिए जो शासन करने वाली कौम थी, उत्पादन करने वाली कौम थी, श्रम करने वाली कौम थी, मेहनत करने वाली कमेरा कौम थी, इन सब को एससी, एसटी, ओबीसी को गुलाम बनाने के लिए ये आरोपित कर दिया। इसलिए वर्चस्व में चूंकि वो थे तो उन्होंने थ्योरी ऐसी गढ़ी, उन्होंने ग्रंथ ऐसे गढ़े कि वो आपको इतिहास से वंचित कर दिया। इसीलिए आपका सवाल जो है तथागत की एकजुट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उत्पादन संबंधों में रिश्ता अलग अलग है, और जब उत्पादन संबंधों में टकराव है तो वो एकजुट नहीं होने देगा। एकजुट कैसे कोई होता है? हितों का साझा संघर्ष हो, जब साझा हित हो, साझा दुख हो, साझा सुख हो, तो वो साझापन बनाने की कोशिश पैरेलल एक विमर्श खड़ा करता है, जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं। उसमें तथागत बुद्ध आएंगे, कबीर आएंगे, पलटू दादू बेका बुल्ले शाह आएंगे, नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला आएंगे, फूले, शाहू, पेरियार, अंबेडकर, लोहिया, और वहां से होते होते भारत का संविधान है। और जैसे ही भारत का संविधान आएगा, मंडल कमीशन आएगा। ये जो पूरी विचारधारा है वो ये कह रही है कि तुम्हारे सामाजिक आर्थिक हितों का शोषण इस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और विभाजन के सांस्कृतिक वर्चस्व ने किया है। अब तुम एकजुट हो जाओ ताकि तुम्हारा हक तुम्हें मिल सके। तो वो बहुत वेग टाइप का रहा। आप वेग टाइप का मतलब ये कि ओबीसी की कोई एक पहचान होगी, ओबीसी का कोई एक नेता होगा, ओबीसी का कोई एक मुद्दा होगा, या आप आज भी नहीं पाएंगे। ओबीसी का अलग, और उसमें भी जो विमर्श आया जैसे ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, ये तो भारत का संविधान बनने के आसपास विकसित हुआ। बैकवर्ड क्लासेस बना शाहू जी के समय, डिस्कोर्स में आ चुका था। 1930 में त्रिवेणी संघ आया, डिस्कोर्स में आ चुका था बैकवर्ड मूवमेंट। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ओबीसी तो सोया हुआ समाज है, ओबीसी में कोई आंदोलन, कोई चेतना नहीं है। वो दरअसल अधूरा ज्ञान है। शाहू जी के विमर्श, फूले साहब एक अलग दृष्टिकोण से बड़ा विजन रखते हैं, लेकिन शाहू जी तक आते आते जब 1902 में वो जनगणना करके वो गैर ब्राह्मणों को सीटें दे रहे हैं, तो वहां से एक विमर्श खड़ा हो रहा है जो 1925-30 में आकर के बिहार के त्रिवेणी संघ में, उसके बाद 1930-40 तक आइए तो यूपी में, जो उस समय का यूपी संयुक्त प्रांत था, वहां ओबीसी लीडरशिप डेवलप हो रही है। और उस लीडरशिप में त्रिवेणी संघ के लोग जो ओबीसी की जातियों से आते हैं, वहां से शुरू करके वो जब यूपी तक आते हैं तो वहां शिवदयाल सिंह चौरसिया और वहां से चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, और वही विमर्श जब आगे बढ़ा तो पेरियार ललित सिंह यादव, महामनाराम स्वरूप वर्मा, और बिहार तक वो जब गया तो बाबू जगदेव प्रसाद, एक एक पूरा विमर्श ओबीसी का खड़ा। अंत में आकर के आप ओबीसी को देखेंगे आजादी के आसपास, तो ओबीसी बार्गेन ये कर रहा है कि राष्ट्र चलाने में हमारी हिस्सेदारी, हमारी जगह कहां। ओबीसी के लोगों ने गांधी के सामने जब ये सवाल आया तो ये बात मान ली गांधी ने। वही विमर्श है। महात्मा गांधी कहते थे कि आप, हमारे देश आजाद हो जाएगा, हम लोग बैठ के इसको सुलझाएं। डॉक्टर अंबेडकर बार बार कहते थे कि भाई आजाद हो जाए तो कौन भरोसा तुम्हारा सुलझाओ कि ना सुलझाओ, इसलिए हम पैरेलल भी, आजादी का मतलब मुकम्मल आजादी। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ भारत आजाद होने के बाद, तो आप याद करेंगे भारत के संविधान का पहला संशोधन पेरियार रामास्वामी नायकर के आंदोलन और दबाव में हुआ। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) ये ऐड किया कि भाई एक समाज जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, चूंकि शेड्यूल बन गई है उनकी, उस शेड्यूल में कुछ जातियां लिख गई हैं, लिस्टेड हैं, तो उस लिस्ट में ये 7.5%, ये 15%, तो इनको तो इनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दे दो, क्योंकि कल्चरली, सोशली ये बहुत बैकवर्ड है, अनटचेबल रही है शेड्यूल कास्ट की जातियां। शेड्यूल ट्राइब हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए इनको इनके संख्या के हिसाब से, और 1931 में जनगणना हो गई थी तो संख्या मिली थी, उस संख्या के हिसाब से रिजर्वेशन मिल गई। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 340 में ये दर्ज किया कि भाई
जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में नहीं है, फिर भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सोशली और कल्चरली बहुत डिवीजन मिला है, बहुत ज्यादा उनके साथ भेदभाव हुआ है, उनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा और उसको उनका अधिकार दिया जाएगा। और उसके लिए अधिकार देने का और पुख्ता इंतजाम हो, उसके लिए पेरियार का आंदोलन, और पेरियार के आंदोलन के बाद पहला संशोधन और अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) जुड़ा, और जिसमें पहले काका कालेलकर कमीशन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग और बाद में मंडल कमीशन जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आप इस पिछड़े वर्ग को अब यहां से देखिए। मेरा कहना ये, थोड़ा वक्त ज्यादा ले लिया हूं, माफी चाहूंगा, लेकिन मैं कंक्लूड करूं। हिस्टोरिकली जब आप जाएंगे, हिस्टोरिकली अब एक कड़वी बात बोल रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग अनटचेबल होने के नाते एक यूनिटी बना करके एक अपनी कल्चरल लोकेशन को ट्रेस कर ले। आप ओबीसी मल्टीपल लोकेशन पर है, इसलिए ओबीसी एक यूनिट नहीं है, उसमें सब बड़े बहुत बिखरे हुए लोकेशन है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का लोकेशन कई बार सिमिलर है, खासकर शेड्यूल कास्ट इतना सिमिलर है कि वो आज इस देश का सबसे जागरूक समुदाय, सजग समुदाय में शेड्यूल कास्ट मान रहा हूं। शेड्यूल ट्राइब अपनी लड़ाई को जानता है, वो जल जंगल जमीन हिस्सेदारी अपनी पहचान की लड़ाई को जोड़ कर देखता है, इसलिए ट्राइब भी यूनाइटेड हो रहा है। फिर भी हम जानते हैं कि ट्राइब में झारखंड और वहां का ट्राइब अलग है, उसको झारखंड और वहां का ट्राइब अलग है, और राजस्थान का ट्राइब अलग है, दक्षिण भारत का ट्राइब अलग है। फिर भी वो कुछ सवालों पर एकजुट। ओबीसी को आप हिस्टोरिकली एक लोकेशन पर अगर देखना चाहते हैं तो माफ करिए, आप ओबीसी को एक यूनिटी के रूप में, एक यूनिट के रूप में नहीं देख पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और मंडल कमीशन, साथी छेदीलाल साथी कमीशन हो या बाद में तमाम कमीशन बने, उन सब को आप देखेंगे तो पाएंगे कि ओबीसी में बहुत डिवीजन है। इसलिए ओबीसी को एकजुट करने का कोई हिस्टोरिकल लोकेशन नहीं हो सकती, वहां कंफ्यूजन है। वहां पे एक तरफ कहेंगे कि हम शासक जातियां और दूसरी तरफ ये, तो क्लैश करेगा। ओबीसी को आप ये पूछिए कि आपकी हकमारी क्यों हुई आजादी के बाद भारत में, तब आपको लगेगा कि अच्छा आप शासक थे तो आपको गुलाम किसने बनाया। आप अगर सम्राट अशोक के वंशज हैं, आप सम्राट मिहिर भोज के वंशज हैं, आप सम्राट जो है सुहेल देव के वंशज हैं, आप सम्राट जो है तमाम मजबूत ताकतवर लोगों के वंशज हैं, फिर आप राष्ट्र बना, जब नया आधुनिक राष्ट्र बना, तो आप कहां चले गए। यहां से ओबीसी यूनाइटेड होगा। और तब उससे पूछिए कि आज अगर तुम्हारी आबादी नहीं पता है तो आबादी को कैसे गिनेंगे। आपकी इसके लिए जाति जनगणना का सवाल आएगा जो 1931 के बाद नहीं हुआ। और मुद्दे जो बनेंगे वो कंटेम्पररी बनेंगे कि अगर आप ओबीसी हिंदू थे या ओबीसी हिंदू वो लोग मानते हैं, तो क्या जितने आबादी अगर जाति जनगणना नहीं भी हुई तो अभी मंडल कमीशन कह रहा है 52% थे, तो 52% जमीन का मालिकाना हक ओबीसी के पास है कि नहीं। शिक्षक, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी, बिजनेस व्यापार का पैसा, धन संपत्ति अगर आपके हिस्से की आपके पास नहीं है, तो यहाँ एक यूनिटी आप में खोज लेंगे और इस यूनिटी से आप ओबीसी को यूनाइटेड कर लेंगे और यहीं से आप एक हिस्टोरिकल कल्चरल नरेशन भी बिल्डअप कर सकते हैं कि अगर आप भी हिंदू थे तो आपके साथ ये गैर बराबरी क्यों। इसका मतलब वो जो हेजमनी बनाए रखे थे वो आपको हिंदू नहीं मान, वो आपके राम यादव मुख्य, आखिरी बात बोल दूं, राम नरेश यादव यूपी मुख्यमंत्री थे, बिहार में कर्पूरी ठाकुर थे, दिल्ली से यही हिंदू कहने वाले लोग गालियां देते थे कि कर पूरी कर पूरा, गद्दी छोड़ धर स्तोरा, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। तो उस तरह चलाना और भैंस चराना हिंदू होने का अपमान होना था क्या। तुमने कर्पूरी ठाकुर और राम नरेश को गाली क्यों दी कि दिल्ली से चमड़ा संदेश, भैंस चरावे कर्पूरी, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। इसका मतलब ओबीसी हिंदू था तो ये अपमान क्यों हुआ। ओबीसी हिंदू था तो अखिलेश यादव का घर गंगा जल से क्यों धोया गया। ओबीसी हिंदू था तो बाबू जगदेव प्रसाद को इतना बुरी तरीके से, निर्मम तरीके से उनको शहीद क्यों किया गया। ओबीसी हिंदू था तो पेरियार ललित सिंह यादव पर क्यों हमला किया गया। ओबीसी हिंदू था तो जो है उनके हकों को क्यों नहीं दिया गया। तो ये पूरा विमर्श खड़ा होगा। तो हिस्टोरिकल लोकेशन और कंटेम्पररी लोकेशन का अंतर विरोध मैंने आपके सामने रख दिया। आज अगर आप ओबीसी को यूनाइटेड करना चाहते हैं तो ओबीसी को कंटेम्पररी जो मुद्दे हैं उस पर आप ओबीसी को यूनाइटेड करके हिंदू फ्रेम से उसका कैसे इस्तेमाल किया गया और किया जा रहा है ये आप समझा सकते हैं कि भाई दंगा में इस्तेमाल ओबीसी होगा, मलाई मिलेगी, जैसे उमा भारती नहीं मिले, मलाई मिलेगी नरेंद्र मोदी जो बाद में कन्वर्टेड ओबीसी हैं। लेकिन आप हो जाएंगे, यज्ञ करेंगे वो, और यज्ञ में संविधा ओबीसी की डालेंगे, एससी की डालेंगे, शेड्यूल ट्राइब की डालेंगे और उसके धुएं से जो पुण्य मिलेगा
वो वही लोग खाएंगे जो वर्चस्व में थे। तो शायद मैंने वक्त तो ज्यादा ले लिया तथागत, लेकिन मैंने कोशिश की कि इस विमर्श को थोड़ा आपके सामने रख दूं। शुक्रिया। जी, बहुत बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिया है। आपका पूरा जो ये उत्तर रहा है, इसमें से जो मुख्य बातें जो निचोड़ के सामने आती हैं, उसमें आपने जो बताया कि वर्ण व्यवस्था जो इन्होंने स्थापित की है, उसमें इन्होंने जो कामेरा वर्ग है और जिनके अलग-अलग पेशा हैं, तो पेशाओं के नाम पे ये अलग-अलग हैं और इसीलिए बहुत आसान था इनके लिए इन लोगों को डिवीज़न करना, जबकि उसका मुख्य उद्देश्य था इनके ऊपर शासन करना, इसीलिए वो यूनाइटेड रहता है। तो और इसके साथ ही आपने और सी बहुत सी बातें इसका सॉल्यूशन भी दिया कि कैसे हम पूरे इस समाज को ओबीसी समाज है, एससी-एसटी तो अलग एक अपनी पहचान लिए हुए है। ओबीसी में जो विभिन्नता है उनको कैसे मुद्दों पर सामने ला सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से कहूँगा इस पॉइंट को आप ज़रा समझिएगा क्योंकि देश की 50% से भी ज़्यादा आबादी जो है ओबीसी की है।